हेलो एवरीवन। तो आज हम 6 क्लास साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 भोजन के घटक को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंतर्गत जानेंगे कि पोषक तत्व क्या होते हैं। पोषक तत्व जो होते हैं वो हमारे शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने और हमें बढ़ने का काम करते हैं। इसके अलावा विकसित होने एवं प्रजनन के लिए आवश्यक पदार्थ जो हमें प्राप्त होते हैं वो पोषक तत्व से प्राप्त होते हैं। अब जो पोषक तत्व होते हैं यानी कि भोजन के अंतर्गत जो हम भोजन करते हैं उसमें 7 मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, खनिज, फाइबर जिसको रिफेज भी कहा जाता है। ये सारे जो 7 आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो हमारे भोजन के अंतर्गत पाए जाते हैं। इसके अलावा पोषक तत्व जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बृहद पोषक तत्व और दूसरे होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। बृहद पोषक तत्व का मतलब होता है कि जिनकी हमें बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता है वो बृहद पोषक तत्व, और जिनकी हमें बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है उनको सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। जैसे कि बृहद पोषक तत्व के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आते हैं और सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत विटामिन और खनिज लवण आते हैं। अब अगर हम देखें कि हमारी बॉडी में मतलब इनकी कितने % की आवश्यकता होती है, तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट हमें 40% की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो वसा होती है यानी कि जो फैट होती है उसकी हमें 10% की आवश्यकता होती है, और इसके अलावा जो प्रोटीन होती है उसकी हमें 30% की आवश्यकता होती है, यानी कि हमें बृहद पोषक तत्व ही कहलाते हैं। इसके अलावा जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जिसके अंतर्गत विटामिन आता है, तो विटामिन की जो हमें आवश्यकता है वो विटामिन की हमें आवश्यकता 15% की में होती है, और जो बाकी के जो मिनरल्स हैं वो हमें 5% की आवश्यकता उनकी होती है। तो इसके अलावा अगर हम देखें कि जो ये सारे जो पोषक तत्व हैं इनके बारे में हम अब गहराई से पढ़ लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट के बारे में अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा देने का यौगिक है, यानी कि ऊर्जा देने का काम करता है, और इसमें 2 प्रकार से हमें ऊर्जा मिलती है। अगर हम चीनी इसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और जो जिन चीज़ों में स्टार्च होता है तो वो उसके अंतर्गत भी स्टार्च के अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। लेकिन जो चीनी होती है वो एकदम से ऊर्जा प्रदान कर देती है, लेकिन जो स्टार्च होता है जिनके अंदर वो धीरे धीरे ऊर्जा प्रदान करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोतों की बात करें तो उसमें आलू, शकरकंद, ब्रेड, चावल, गेहूँ, शहद, चीनी, गुड़ और दूध आते हैं। अब दूसरा होता है जो होती है वसा यानी कि फैट। ये वसा भी हमें ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक ऊर्जा हमें प्रदान करती है, यानी कि जितनी हमें कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है उससे ज़्यादा हमें वसा से ऊर्जा मिल जाती है। लेकिन इसके अंतर्गत ये जो वसा से ऊर्जा जो मिलती है वो धीमी गति से लेकिन अधिक मात्रा में ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वसा से। वसा के जो अच्छे स्रोत है उसके अंतर्गत दूध या फिर जो दूध से बने हुए पदार्थ होते हैं जिसमें मक्खन और पनीर आते हैं। इसके अलावा वनस्पति तेल जिसमें नारियल का तेल, मूंगफली का तेल प्रमुख है, और मेवे और मांस से जो प्राप्त पशु वसा होती है वो वसा के काफ़ी सारे जो हैं अच्छे स्रोत हैं। इसके अलावा अगर हम देखें जो वसा होती है वसा के कार्य क्या होते हैं। वसा का जो कुशल स्रोत है, यानी कि वसा जो होती है वो ऊर्जा का काफ़ी अच्छा स्रोत माना जाता है। ये हमें काफ़ी बड़ी मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है। इसके अलावा त्वचा के लिए एक रोधक परत बनकर अत्यधिक ऊष्मा ह्रास से रोकता है, यानी कि अगर हम वसा का सेवन करते हैं तो हमारी जो बॉडी है उसकी जो लेयर होती है तो यानी कि त्वचा जो होती है तो उस पर ये एक रोधक परत बन जाती है वसा। अब ये रोधक परत बनकर हमारे अंदर की जो ऊष्मा है उसको ह्रास होने से रोक लेती है, जैसे कि व्हेल में वसा पाई जाती है। उदाहरण के लिए वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं, विटामिन और विभिन्न हार्मोन का निर्माण होता है। कहने का मतलब ये है कि जो मतलब वसा में घुलनशील विटामिन और विभिन्न हार्मोन का निर्माण होता है, ठीक है। यानी कि जो विटामिन होते हैं और जो हार्मोन होते हैं अगर हम वसा का सेवन करते हैं तो ये हमारे शरीर के अंतर्गत विटामिन और हार्मोन्स का निर्माण करता है। अब इसके जो स्रोत होते हैं यानी कि वसा के जो स्रोत होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पादप स्रोत और दूसरे होते हैं जंतु स्रोत। पादप स्रोत के अंतर्गत ये वाले आते हैं नहीं, मूंगफली, गिरी तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके अलावा जो जंतु स्रोत होते हैं उसमें मछली, मांस, घी, दूध, क्रीम, अंडे, मक्खन इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें प्रोटीन के बारे में, तो जो प्रोटीन होती है वो हमारे शरीर के निर्माण के लिए काम आती है।
यानी कि हमारा शरीर का निर्माण करती है, रक्षा करती है, हमारे शरीर की वृद्धि करती है और कोशिकाओं और ऊतकों की मरम्मत करती है। इसके अलावा संक्रमणों से लड़ने की में हमारे लिए ये सहायक है। प्रोटीन के जो स्रोत होते हैं, यानी कि हमें कहाँ से प्रोटीन प्राप्त होती है, तो हमें 2 प्रकार से प्रोटीन प्राप्त होते हैं। एक होते हैं पादप मूल, दूसरे होते हैं पशु मूल। पादप मूल में दालों से, सोयाबीन से, मटर, कुछ हद तक जो अनाज होते हैं, इनसे हमें प्रोटीन प्राप्त होती है। लेकिन प्रोटीन का जो सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, उनको दालों को माना जाता है। इसके अलावा जो पशु मूल होते हैं, उनसे हमें मांस से प्रोटीन प्राप्त होता है, अंडे से, पनीर से और दूध, मछली से हमें जो है प्रोटीन प्राप्त होता है। इसके अलावा जो खनिज लवण होते हैं, खनिज लवण का काम होता है कि जो हमारा शरीर है, शरीर के विभिन्न कार्यों को करने के लिए, यानी कि शरीर के अंदर जो कार्य होते हैं उनको करने के लिए खनिज लवण की आवश्यकता होती है। और ये हमें अल्प मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है, ज़्यादा मात्रा में इनको नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा कोई ऊर्जा का मूल्य इसके अंतर्गत नहीं होता है, यानी कि हमें ऊर्जा प्रदान करने का नाकाम नहीं करते, बल्कि ये जो बॉडी के अंतर्गत जो भी काम होते हैं, यानी कि विभिन्न कार्य बॉडी के अंतर्गत होते हैं, उनको करने के लिए सहायता प्रदान करते हैं। इसके अलावा जो खनिज लवण के जो स्रोत होते हैं, उसमें दूध, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, मांस, अंडे आते हैं। इसके अलावा अगर हम विटामिन की बात करें, तो विटामिन ना ही तो हमें ऊर्जा प्रदान करेगा, ना ही शरीर का निर्माण करने में सहायक होगा। बस ये हमारे बॉडी के अंतर्गत जो समुचित कार्य होते हैं उनको करने के लिए सहायक होता है विटामिन। विटामिन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरे होते हैं जल में घुलनशील विटामिन। वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के, यानी कि ए, डी, ई के ये होते हैं। और जल में जो घुलनशील होते हैं वो विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो विटामिन और खनिज लवणों की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाती है, तो फिर उनसे हमें कौन से रोग हो सकते हैं। तो विटामिन ए की अगर कमी हो जाती है, तो फिर उससे उसकी कमी से जो शीघ्रता दृष्टिहीनता हो जाती है, यानी कि जो आँखों की कमज़ोरी है वो यहाँ पर हो जाती है, कमज़ोर दृष्टि हो जाती है। अंधेरी रात में या तो कम दिखाई देता है या फिर दिखाई ही नहीं देता है इसके अंतर्गत। इसके अलावा अगर विटामिन B1 की कमी हो जाती है, B1 की, तो इससे हमें बेरी रोग हो सकता है। और इसमें क्या होता है कि जो दुर्बल पेशियाँ हो जाती हैं और काम करने की ऊर्जा में कमी होती है। इसके अलावा अगर किसी को विटामिन सी की कमी है, तो उसमें के अंतर्गत स्कर्वी रोग हो जाता है। और इसमें क्या होता है, मसूड़ों के अंतर्गत खून निकलने लगता है और घाव भरने में भी बहुत अधिक समय लग जाता है। अगर विटामिन डी की कमी किसी के अंदर है, तो फिर उसको रिकेट्स हो जाता है, यानी कि उसकी जो हड्डियाँ हैं वो फिर मुलायम हो जाने लगती हैं और मुड़ जाती हैं। उनकी हड्डियाँ जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुलायम हो जाती हैं और मुड़ने लग जाती हैं खुद ही। अगर कैल्शियम की कमी होती है, तो उसमें अस्थियाँ और दंतक्ष्य का मतलब देखने को मिलता है, यानी अस्थियाँ जो हैं, यानी कि हड्डियाँ और हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। इसके अलावा जो दंतक्ष्य होते हैं, यानी कि जो दांत होते हैं, वो टूट कर गिरने लगते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो आयोडीन है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, यानी कि गोइटर जिसको कहा जाता है। और उसमें गर्दन की जो ग्रंथि होती है वो फूल जाती है। और बच्चों के अंतर्गत अगर आयोडीन की कमी होती है, तो फिर वो मानसिक रूप से विकलांग हो जाती हैं। इसके अलावा अगर किसी के अंतर्गत लौह की कमी है, तो उसमें अरक्ता हो जाती है, यानी कि खून की कमी होती है, खून की कमी हो जाती है और इसमें जो कमज़ोरी है वो दिखाई देती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो मुख्य विटामिन होते हैं और उनके नाम और उनसे यानी हमें अगर कहाँ से जो विटामिन है, कौन से स्रोत हैं इसके, कहाँ से विटामिन की जो कमी है उनको पूरा किया जा सकता है। तो अगर विटामिन ए का जो नाम है उसको रेटिनोल कहा जाता है, विटामिन ए को। और ये हमें गाजर, पालक, आम, दूध, अंडा, मछली के तेल से प्राप्त होता है। विटामिन B1 जो होता है, विटामिन B1, ये इसका नाम है थायमीन। और ये हमें साबुत अनाज, दालें, नट्स और जो वरह का मांस होता है उससे प्राप्त होता है। इसके अलावा थायमीन का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो चावल को भी माना जाता है। इसके अलावा B2 की बात करें, तो B2 का जो नाम है वो है राइबोफ्लेविन। और ये हमें दूध, अंडा, हरी सब्जी और मांस से प्राप्त होता है। B3 की बात करें तो इसका नाम है नियासिन, जो कि हमें मांस, मछली, साबुत अनाज से प्राप्त होता है। B6 का नाम है पाइरिडॉक्सिन, ये हमें केले, चिकन, मछली, आलू से प्राप्त होता है। B12 की बात करें तो कोबालामिन, ये हमें मांस, अंडा, दूध से प्राप्त होता है। विटामिन सी का जो नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड, और ये हमें खट्टे पदार्थों से प्राप्त होता है, जिसके अंतर्गत आंवला, नींबू, संतरा, टमाटर आता है। इसके अलावा हरी मिर्ची के अंतर्गत भी विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरोल, और यह हमें सूर्य के प्रकाश से, मछली से, अंडे से और फोर्टिफाइड जो दूध होता है उससे हमें ये मिलता है। विटामिन ई की बात करें तो इसका नाम है टोकोफेरोल, और ये हमें नट्स से, बीज से, वनस्पति तेल से, हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उनसे हमें प्राप्त होता है। विटामिन के की बात करें तो इसका नाम है फ्लोक्विनोन। इसका यानी कि हमें जो प्राप्त होता है वो हमें सोयाबीन, ये हमें जो
फ्लोक्विनोन जो विटामिन के होता है ये हमें हरी पत्तेदार सब्जियों से, सोया तेल से और अंडा से, और इसके अलावा जो दूध होता है उससे हमें प्राप्त होता है। तो इसके अलावा अगर हम पानी की बात करें तो पानी जो है वो हमारे लिए अपरिहार्य है। अपरिहार्य का मतलब होता है ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य है, और ये हमारे वज़न का, यानी कि जो बॉडी होती है, मनुष्य शरीर की जो बॉडी होती है उसके का जो वज़न होता है उसका 70% पानी ही होता है। यानी कि उसके वेट के अंदर, यानी कि उसके वज़न के अंदर 70% पानी होता है। और इसका जो काम होता है, यानी कि पानी का काम होता है पदार्थों का परिवहन करना, यानी कि बॉडी के अंतर्गत जो पदार्थ होते हैं उनका परिवहन करना, उनको लेकर के जाना जहाँ उनकी ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाना, और तापमान को स्थिर बनाए रखता है पानी। यानी कि हमारी बॉडी का जो तापमान है उसको बहुत ज़्यादा ना ही तो बढ़ने देता है, और इसके अलावा जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको मूत्र के ज़रिए या फिर पसीने के ज़रिए जो है इसके रूप में शरीर से बाहर कर देता है, और हमें प्रतिदिन 2 से 3 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। अपरिहार्य रेशों की बात करें तो यानी कि जिनको रफेज भी कहा जाता है, ये हमें भोजन में मौजूद रेशेदार अपचनीय पदार्थ होते हैं। यानी कि भोजन के अंतर्गत ऐसे पदार्थ जो हमारी बॉडी जिनको पचा नहीं पाती है उनको आहार्य रेशे या फिर रफेज कहा जाता है। और ये बड़ी आंत से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, यानी कि जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं होती, उनके निष्कासन को बढ़ावा देते हैं, यानी कि उनको हमारी बॉडी से निकाल देते हैं। इसके अलावा पौधों से ये प्राप्त होते हैं, यानी कि जितने भी आहार्य रेशे होते हैं, रफेज होते हैं, वो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, और पौधों को उनका आकार देते हैं। जो खाने योग्य रेशे होते हैं उनको आहार्य रेशे कहा जाता है। इसके अलावा इसके जो अच्छे स्रोत हैं, यानी कि आहार्य रेशे यानी कि रफेज के जो अच्छे स्रोत हैं जहाँ से हमें प्राप्त होते हैं, उसमें साबुत अनाज आते हैं, या फिर दालें, या फिर जो आलू, या फिर जो हरी पत्तेदार हरी सब्जियाँ जो होती हैं, यानी कि हरी सब्जियाँ जो होती हैं वो इसके स्रोत हैं। इसके अलावा और कौन कौन से स्रोत हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके अलावा अगर हम देखें कि जो संतुलित आहार होता है, यानी कि अब ये हमने जान लिया कि हमारी मतलब बॉडी में कौन कौन से जो पोषक तत्व हैं वो पाए जाने चाहिए, और कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं, ये तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि आखिर हमारी बॉडी के लिए संतुलित आहार की जो आवश्यकता होती है वो क्यों होती है, और वह कहाँ से प्राप्त हो सकती है। तो संतुलित आहार का मतलब होता है कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, इसके कामकाज के लिए आवश्यक जो खाद्य घटक होते हैं उनकी जो पर्याप्त मात्रा अगर हम लेते हैं तो हम इसका मतलब है संतुलित आहार ले रहे हैं। संतुलित आहार के 4 बुनियादी खाद्य समूह होते हैं, जिसके अंतर्गत एक दुग्ध समूह, एक मांस समूह, एक फल और सब्जी समूह, और चौथा होता है अनाज समूह। दुग्ध समूह की बात करें तो इसके अंतर्गत दूध और दूध से बने जितने उत्पाद होते हैं वो दुग्ध समूह के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके अलावा जो मांस समूह होता है इसमें चिकन, मछली, भेड़ का मांस आता है। और इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति मांस का सेवन नहीं करता है तो इसके लिए उसको बीन्स, मटर, मेवे और बीज का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, ताकि जो उसके अंतर्गत मांस समूह है, यानी कि जो संतुलित आहार को बनाए रखने के लिए जो चीज़ों का आवश्यकता होती है उसमें वो इन चीज़ों का सेवन जो है वो कर सकता है। इसके अलावा फल और सब्जी समूह की बात करें तो इसमें सभी फल और सब्जियां आ जाती हैं। इसके अलावा जो अनाज समूह की बात करें इसके अंतर्गत ब्रेड आते हैं, यानी कि जो रोटियां होती हैं। इसके अलावा जो अनाज होते हैं वो अनाज समूह के अंतर्गत आ जाते हैं। यानी कि ये जो सारी चीज़ें हैं इनको एक संतुलित अवस्था में हमको लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हमने जो है फल खा लिए, बाकी चीज़ों का पता ही नहीं है, ऐसा नहीं करना है। या फिर हमने बहुत ज़्यादा अनाज खा लिया, ऐसा नहीं करना है। बल्कि चारों चीज़ों को जो है हमें एक संतुलित अवस्था में अपने बॉडी के लिए जो है वो इनका सेवन करना है। इसके अलावा अगर हम देखें जो पोषक तत्व होते हैं उन पर खाना पकाने का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो पोषक तत्व हैं वो ऑब्वियसली ये जो अनाज होते हैं या फिर जो सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, उसके अंतर्गत पाए जाते हैं। लेकिन जो सब्जियों के अंतर्गत पोषक तत्व पाए जाते हैं, अगर हम उन सब्जियों को पका लेते हैं तो उनसे उन सब पोषक तत्वों पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक तो भोजन का जो स्वाद है वो बेहतर हो जाता है, इसके अलावा वो सुपाच्य हो जाते हैं, यानी कि उनको हम आसानी से पचा सकते हैं। इसके अलावा कुछ पोषक तत्व इसके अंतर्गत नष्ट हो जाते हैं। जैसे अगर हम किसी भी सब्ज़ी को अगर पकाते हैं उसके अंदर पोषक तत्व पाए गए हैं, तो जब हम उसको पकाएंगे तो उसके अंतर्गत से कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाएंगे। उनमें से एक तो आता है विटामिन सी। सबसे पहले जो नष्ट होता है वो विटामिन सी ही होता है, जो कि बहुत आसानी से नष्ट हो जाता है सब्जियों के अंतर्गत से। इसके अलावा इसके लिए एक सलाह दी जाती है कि अगर हम लगातार जो है वो सब्जियों को पका कर के खा रहे हैं और
मतलब अगर किसी के अंतर्गत सब्जियों को पकाकर खाने के बावजूद जो विटामिन सी की कमी है, तो फिर उसको सलाह दी जाती है कि उसको आहार में, अपने भोजन में फलों और कच्ची सब्जियों को शामिल करने लेना चाहिए, ताकि जो विटामिन सी है उसकी कमी ना हो, या फिर जितने पोषक तत्व हैं उनकी कमी ना हो। इन कारण अब हम देखते हैं कि किस कारणों की वजह से हमारा जो भोजन है वो असंतुलित हो जाता है। यानी कि संतुलित आहार तो हमने देख लिया, अब हम देखते हैं कि क्या कारण है कि हमारा जो भोजन है वो असंतुलित हो जाता है। असंतुलित होने के 2 कारण हैं। एक तो भोजन की अपर्याप्त मात्रा, यानी कि अल्प पोषण जिसको कहा जाता है, यानी कि हम बहुत ही कम मात्रा में अगर भोजन करते हैं, जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायर होती है उससे भी कम अगर हम अपनी बॉडी के लिए भोजन करते हैं, तो फिर उसको व्यक्ति को जो है वो अल्प पोषण की जो शिकायत है वो देखने को मिलेगी। अगर कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा भोजन करता है, यानी कि भोजन की अधिकता किसी के अंतर्गत है, तो फिर उसको अति पोषण जैसी मतलब अति पोषण का जो शिकार है वो हो जाएगा। यानी कि इन दोनों चीज़ों से ही, यानी कि कम खाने से और ज़्यादा खाने से ही जो हमारा आहार है वो असंतुलित हो जाता है। और अगर हम देखें कि जो असंतुलित आहार से होने वाले रोग कौन-कौन से हैं, यानी कि अगर हम जो भोजन है उसको सही तरीके से नहीं लेते हैं, और या तो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं या बहुत कम खा लेते हैं, तो फिर उनसे कौन-कौन से रोग हो जाते हैं उसको समझ लेते हैं। एक तो होता है इससे कुपोषण, फिर एक है मेरामस, क्वाशियोरकर, एनीमिया, स्कर्वी, रिकेट्स, मोटापा, गोइटर और हाइपरविटामिनोसिस ए, यानी कि ये सारे जो रोग हैं वो हो जाते हैं। इसके क्या कारण है इसको देख लेते हैं। अगर किसी के अंतर्गत, यानी कि कोई सारी ही चीज़ों को बहुत कम यानी कि बहुत कम मात्रा में अगर कोई व्यक्ति लेता है, तो यानी कि उसके अंदर का सभी पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, और उसमें उसके व्यक्ति का जो वज़न है वो घट जाएगा, उसको हमेशा थकावट रहेगी, या फिर जो उसकी प्रतिरोधक क्षमता है, यानी कि इम्यूनिटी है, वो भी कमज़ोर हो जाएगी। इसके अलावा मेरामस की बात करें, मेरामस रोग कब होता है? जब कोई किसी व्यक्ति के अंतर्गत ऊर्जा और प्रोटीन की गंभीर कमी हो जाती है, तो मेरामस रोग हो जाता है, और उसमें शरीर में चरम पतलापन देखने को मिलेगा, और त्वचा जो है वो सूखी हो जाती है। इसके अलावा क्वाशियोरकर की बात करें, तो क्वाशियोरकर रोग जब होता है जब केवल प्रोटीन की कमी होती है। तो इसमें क्या होता है कि पेट फूल जाता है, और बाल जो है वो झड़ने शुरू हो जाते हैं, और शरीर पर जो है वो सूजन आ जाती है। इसके अलावा एनीमिया की बात करें, तो एनीमिया के अंतर्गत जो है वो आयरन या फिर जो लोहा होता है उसकी कमी हो जाती है, और विटामिन B12 या फिर जो फॉलिक एसिड की कमी किसी व्यक्ति के अंतर्गत हो जाती है, तो उस व्यक्ति को थकावट महसूस होती है, चक्कर आने लगता है, और उसका जो चेहरा है वो पीला पड़ जाता है। इसके अलावा जो स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, और ये मसूड़ों से खून आने लगता है इसमें, और जोड़ों में दर्द रहने लगता है। यानी कि अगर किसी के मसूड़ों से खून आता है और जोड़ों में दर्द रहता है, इसका मतलब विटामिन सी की कमी है। रिकेट्स की बात करें, तो विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से रिकेट्स हो जाता है, और उसमें टेढ़ी मेढ़ी हड्डियाँ हो जाती हैं, और अगर किसी बच्चे के अंतर्गत होता है तो फिर वो बहुत देर से चलता है। अगर कोई किसी को ओबेसिटी हो जाती है, यानी कि मोटापा किसी को हो जाता है, तो इसका मतलब है उस व्यक्ति के अंतर्गत अत्यधिक कैलोरी युक्त आहार उसने लिया है, और इसमें वज़न जो है वो बढ़ जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है, या फिर जो हृदय के रोग होते हैं वो हो जाते हैं। गोइटर की बात करें, तो इसमें आयोडीन की कमी की वजह से गोइटर रोग होता है, और इसमें गले की जो ग्रंथि है वो उसके में सूजन आ जाती है, और गला जो है वो फूलने लग जाता है। हाइपरविटामिनोसिस ए की कमी, यानी कि हाइपरविटामिनोसिस ए रोग जब होता है जब किसी के अंदर विटामिन ए की अधिकता हो जाती है, यानी कि अधिकता से। इसमें क्या होता है कि इसके अंतर्गत व्यक्ति को सिर में दर्द रहने लगता है, और मतली में और चिड़चिड़ापन व्यक्ति को इसके अंतर्गत रहने लगता है। अगर विटामिन ए की अधिकता से जो है वो सिर दर्द रहता है और चिड़चिड़ापन मुख्यतः रहता है, और अगर किसी व्यक्ति में विटामिन ए की कमी है तो फिर उसको आँखों की प्रॉब्लम हो जाती है, और उसको दिखना जो है वो कम हो जाता है। यानी कि अधिकता से सिर दर्द, और कमी से आँखें जो है वो उसमें आँखों की जो रोशनी है वो कम हो जाती है, उसको दिखना कम हो जाता है। तो ये थी आज का हमारा चैप्टर। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।